देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हम लोग तारीफ़ सिर्फ उनके प्यार और मोहब्बत में ही नहीं करते, बल्कि उनके इंटेलेक्ट और उनकी उस क्षमता कि वो हर एक समस्या का पहले तो विश्लेषण बहुत ही साइंटिफिक और वैज्ञानिक तरीके से करते थे, उस समस्या को समझते थे और उसका एक सिर्फ समाधान नहीं देते थे, बल्कि समाधान भी ऐसा देते थे कि जो उस अधिकार के, उस विषय के, जो उस अच्छी चीज़ के विपक्षी होते थे, वो अपनी लाख कोशिश कर लें तब भी उनके वैचारिक और जो वो फॉर्मूला बना के देते थे उसको हरा ना पाए। इसके बाद भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो ये संविधान बनाया था, बहुत लोग बोलते हैं मनुस्मृति को जला के ये संविधान बनाया था, हालांकि उसमें समय का अंतराल काफ़ी था और हम लोग लॉजिकली उसका सारा क्रेडिट बाबा साहब और उनके मुट्ठी भर साथियों को देते हैं। इसमें हमसे बहुत से लोग बहुत विवाद भी रखते हैं कि इतने सारे लोग थे, सैकड़ों लोग थे, बाबा साहब को और उनके मुट्ठी भर साथियों को ही क्यों ये क्रेडिट जाना चाहिए। तो उस क्रेडिट जाने की बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है मताधिकार। हर एक को, ये बाबा साहब का ही एक तरीके से समझ लिए, बाबा साहब की शख्सियत ही थी जो सबको मताधिकार दिला पाए। ये है उनका कंट्रीब्यूशन। वो उसमें यूनिवर्सल सफरेज लिख देना संविधान में कंट्रीब्यूशन नहीं होती है। वो उन मुश्किल हालात में अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ मिलके सबके विपक्ष के बावजूद ये काम करवा पाए। ये कंट्रीब्यूशन होता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। है कोई जवाब इस बात का? लिख तो किसी और से भी लिखवाया जा सकता था। उसको एंश्योर करना, उसको हासिल करना किस जगह? ऐसी विरोधी माहौल में। ये है बाबा साहब का कंट्रीब्यूशन। तो अब मताधिकार के लिए ही बाबा साहब ने सबसे ज़्यादा संघर्ष, सबसे ज़्यादा मेहनत क्यों की, और वो भी उन्होंने आम आदमी को समझने वाली लैंग्वेज में। रानी के पेट से नहीं, राजा अब मत पेटी के पेट से पैदा होगा। राजा का मतलब उनसे क्या था? जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा वो, और एडमिनिस्ट्रेशन देश के सारे मालिक बराबरी से चलाएंगे, इसके लिए मताधिकार है। मताधिकार भी मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में ये बोलना चाहता हूँ। मताधिकार ये नहीं है कि हर एक आदमी को एक वोट मिल गया, एक ही वोट मिला सबको बराबर का, ये नहीं है उसका मतलब। उसका मतलब है जो शासन या प्रशासन, मैं अपने आप को दुरुस्त करना चाहूँगा, प्रशासन जो चलेगा वो इस वोट के माध्यम से चलेगा, इस अधिकार के माध्यम से चलेगा, और इसीलिए इसके अंदर से निकलने वाली सारी चीज़ें इस मताधिकार में ही सम्मिलित हैं। ये समझने की ज़रूरत है। चाहे वो चुनाव हो, उसके बाद जो हमारे प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब और ये सब जो नौकर बनते हैं हमारे, ये इसी एक मताधिकार से बनते हैं। तो पहले हम सब बुद्धिजीवियों को इस बात में क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि यही सबसे बड़ा अधिकार है। किस चीज़ को सुरक्षित करने के लिए? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है, जिसको हम प्रीएम्बल बोलते हैं, यही सबसे बड़ी गारंटी है। दो ही चीज़ें हैं, एक तो मताधिकार यानी कि भारत देश की जनता, और संविधान के दायरे में रह के। संविधान की लगाम है जनता के ऊपर भी। ये बाबा साहब का कंट्रीब्यूशन है कोई इसका जवाब? जनता भी इन आदर्शों से जो प्रीएम्बल में लिखे गए हैं उससे बाहर नहीं जा सकती। ये बाबा साहब की सोच थी। क्यों? क्योंकि उसको भी उन्होंने बोला था
कि मैं कितना भी अच्छा संविधान बना दूं, संविधान कितना भी अच्छा हो, इस पे अमल करने वाले अगर ठीक नहीं होंगे तो ये संविधान जो है उतना इफेक्टिव नहीं रह जाएगा। लेकिन हम लोगों को इसलिए भी बाबा साहब को सैल्यूट करना चाहिए कि कितनी भी ताकत लगा ली लोगों ने, बहुजन समाज के विरोधी कह लो, इंसाफ न्याय बराबरी सबके लिए इज्जत भाईचारा बंधुता के विरोधी कह लो, कितनी भी ताकत लगा दी, लेकिन अभी भी ये संविधान खड़ा हुआ है। हम लोग आज भी यहाँ कम से कम इतनी तो आज़ादी रख पा रहे हैं जितनी शायद, उतनी तो नहीं है जितनी बाबा साहब ने सोची थी, एनविसेज की थी, लेकिन फिर भी इतनी आज़ादी तो रख पा रहे हैं कि हम बाबा साहब के जो सपने थे उसको पूरा करने का समर्थ रखते हैं और हर दिन उस समर्थ के माध्यम से उस समर्थ को बढ़ाने की भी क्षमता रखते हैं। ये बैकग्राउंड के बाद मैं मताधिकार की ओर आता हूं। जो लोग बाबा साहब के इस कॉन्सेप्ट के विरुद्ध थे कि प्रशासन राजा के द्वारा नहीं चलेगा, सबकी सहमति से चलेगा, अच्छे लोगों की बात से चलेगा और अच्छे आदर्शों पे चलेगा, उनको सबसे पहले क्या चीज़ खत्म करनी चाहिए थी? ये मताधिकार, जिससे हम किसी भी नौकर का, थोड़ा कड़े शब्दों में मैं बोलूं तो, गिरेबान पकड़ के हटाने की क्षमता रखते हैं इस मताधिकार से, चाहे वो प्रधानमंत्री साहब हों, चाहे और कोई चीफ मिनिस्टर हो या दूसरे कोई व्यक्ति। इसके लिए इसको हमें समझना चाहिए कि ये एक वोट का अधिकार, हमारी सांस लेने की आजकल इतना सारा पोल्यूशन है, जितना सांस लेना आवश्यक है, पीने का पानी और खाने से भी ज़्यादा, वो सब चीज़ें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा मताधिकार है। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या हम लोग, और ख़ास तौर पे हम बाबा साहब के लोग जो बहुजन समाज से आते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? ये है बुनियादी विषय। क्योंकि समस्याएं तो मेरे ख्याल से अब किसी को बताने की आवश्यकता रह ही नहीं गई है। समाधान की ओर बढ़ने का समय है। अगर हम समाधान के लिए कुछ काम नहीं करेंगे तो ये जल से जुलूस होते रहेंगे। हमारे धरती से, जो हमारे पैर हैं उसके नीचे से बाबा साहब की सारी सुरक्षाएं, सारे उनके आदर्श, सारे उनके सपने घसीट लिए जाएंगे। हम लोग मुंह के बल औंधे मुंह गिरेंगे सब, और वो समय आ चुका है। तो जाग जाएं। सबसे पहला अधिकार ही हमें जो सुरक्षित करना है, अपना मताधिकार सुरक्षित करना है। मताधिकार सुरक्षित करने के मायने क्या हैं? जज साहब ने अभी आपको बताया ही कि बहुत सारे तरीके हैं जिससे मताधिकार का असली जो स्वरूप है, जो रूप है, जो इससे फायदा होना था, वो लोगों तक ना पहुंचे। लोगों की भावनाएं भड़काना, ये सब इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस हैं। अगर कभी ठीक से कार्रवाई करेगा कोई, तो ये एक भी कैंडिडेट जो या तो पैसे देता है, झूठे वादे करता है, झूठे वादे भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है झूठे वादे करना। ये एक तरीके का फ्रॉड है जो एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, पूरे समाज के खिलाफ फ्रॉड किया जाता है। झूठा वादा करके आप वोट नहीं ले सकते। अगर आपने लिया तो आपका इलेक्शन कैंसिल हो। किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़का नहीं सकते आप। इलेक्शन तो नहीं जीत रहा आज कोई भी धार्मिक भावनाएं भड़का के, ये तो मुझे पता है, उस पर मैं अभी आऊँगा 2 मिनट में। लेकिन भड़का ही नहीं सकते। अगर आपने भड़काने जैसी कोई बात कही तो आपका इलेक्शन रद्द होगा। ये सब विषय हैं। अगर आपने कोई ऐसी भाषा का भी प्रयोग कर लिया जो कि उस संवैधानिक और न्यायिक और कानूनी दायरे में नहीं आती, तो आपका नॉमिनेशन कैंसिल होगा। ये इतना महत्वपूर्ण नौकरी के लिए अर्जी होती है चुनाव, उसमें आप इधर उधर दाएं बाएं नहीं कर सकते।
और मैं लेट भी आया हूँ थोड़ा, तो मैं भी एक चुनाव लड़ रहा हूँ, बार काउंसिल का भी, या वकीलों का चुनाव हो रहा है दिल्ली में। तो भाषा का प्रयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप नहीं कर सकते, अगर आप इन सब चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप चुनाव लड़ने के लिए योग्य ही नहीं हो, आप ये नौकरी प्राप्त करने के योग्य ही नहीं हो। किसी ने आपके घर जाके डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं की थी, मेरे घर भी किसी ने जाके प्रदर्शन नहीं किया था कि महमूद जी आप आओ और ये बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का चुनाव लड़ो। मैं ही नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैं ही जाके लोगों को बता रहा हूँ कि मैं ये और ये काम करूँगा, क्या आपको पसंद आएंगे मेरे मालिकों। ये मैं थोड़ा लाइटर वे में बता रहा हूँ, लेकिन सच्चाई है, इसमें कोई भी इतनी सी भी बात झूठी और गलत नहीं है। यह छोटी समस्या, ये इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस छोटी समस्या है। इस मताधिकार की ताकत से मनुवादी मानसिकता इतनी डरती है कि ये सब चीजें उनके लिए काफी नहीं है। पूना पैक्ट काफी नहीं था, समझ लीजिए बात आप इसको, क्योंकि बाबा साहब का एक्चुअल डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट था वो जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, सिर्फ यहां नहीं, पार्लियामेंट्स में, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में और दूसरी जगह और नौकरियों में, देश की सभी संपदाओं पे बराबर की भागीदारी अपनी संख्या के हिसाब से, ये बाबा साहब का टारगेट था। उसका जरिया था ये इलेक्शन, एमएलए, एमपी और ये दूसरे इलेक्शंस जो होते हैं, उसका जरिया था ये। अल्टीमेट गोल हर संपदा पे देश की बराबर का अधिकार। तो अब आज के माहौल में आप लोगों ने हमारे सारे वो आंदोलन देखे ही हैं। हम लोग ईवीएम के लिए इतनी जबरदस्त लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि ये बाकी सारी चोरियां, और जज साहब अभी बता रहे थे, बाकी सबकी स्पीचेस तो मैंने नहीं सुनी, मेरा दुर्भाग्य है। वोटर लिस्ट में धांधली, अभी महाराष्ट्र के लोकल बॉडीज के चुनाव हुए हैं, हमारी बात सुन नहीं रहे हैं, जिस भी वजह से मैं तो स्लीपर सेल ही बोलूँगा। अब भी जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, महाराष्ट्र के चुनाव के जो लोकल बॉडीज़ के थे, मुझसे बहुत लोगों ने बात की, बड़े बड़े नेताओं ने। मैंने कहा आप 100% चुनाव हारोगे, क्योंकि चुनाव ईवीएम के माध्यम से हो रहा है। आप बाकी सारी चीज़ों को, आप मतलब पॉलिटिकल पार्टी के नेता नहीं, देश की जनता जो एक पर्टिकुलर सोच को आज वोट देने के लिए तैयार नहीं है, ये तो छोटी बात है, नफरत करती है उस सोच से, उस करप्शन से में लिप्त सोच से, उस भ्रष्टाचार लिप्त सोच से देश की जनता, चाहे वो किसी भी प्रदेश की हो, नफरत करती है। नफरत, कोई वोट नहीं देता उस सोच को। इसीलिए वो मताधिकार को हरा के, खत्म करके ईवीएम से चुनाव जीत रहे हैं। ये है सबसे बड़ी खराबी ईवीएम की, कि बाकी ये वोटों की चोरी, ये धांधली, ये वोट हटा के ये जो इंडेलिबल इंक है उसको डेलिबल इंक लगा देना, पैसे देके ये बोलना कि इंडेलिबल इंक लगवा लो ताकि तुम वोट देने ना जाओ, ये सब चीज़ें छोटी पड़ जाएंगी अगर चुनाव ईवीएम से ना हो तो। लेकिन अभी हम समझा नहीं पा रहे हैं देश की जनता को, तो कुछ हद तक हम समझाने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन अभी जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, जो वो भी हमारे नौकर हैं, जो कि अब ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो रहे हैं, देश के जो हमारे विपक्ष के नेता भी हैं, जितने भी, वो भी नौकर हैं। और हमारी सबसे बड़ी शिकायत अब देश के विपक्ष के नेताओं से है कि एक व्यक्ति या एक सोच तो चोरी कर रही है, उसको अगर हम ऐसा सोच ले कि ये तो इनका काम ही अब ये रह गया है कि देश का नुकसान ही करें, रोकने का काम किसका है? विपक्ष क्या रोक पा रही है? नहीं रोक पा रही, आप तो फेलियर हो। लूट को रोकने में, देश के टुकड़े होने से रोकने में फेल कौन हो रहा है? वो लोग तो अपना काम कर रहे हैं, जो उनका एजेंडा था उसको ईमानदारी से फॉलो कर रहे हैं, उनको तो सैल्यूट करना चाहिए। हम लोगों को अगर दिल पे हाथ रख के करें, वो जिस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, मनुवादी मानसिकता को दोबारा लागू करने के लिए वो बहुत ऑनेस्ट हैं, वो तो अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। जो हम लोग ये बोलते हैं कि हम संविधान, बाबा साहब हम अम्बेडकरवादी हैं, और उनके अम्बेडकरवादियों के सिस्टम में भी ऑपोजिशन का एक सबसे बड़ा रोल है ना, ये तो बाबा साहब का ही सिस्टम दिया हुआ है। आप लोग फेल हो रहे हो ना, हम इन्हें क्यों गाली दे रहे हैं फिर?
हम इनका विरोध क्या करें, वो तो अपना काम कर रहे हैं। हमें विरोध करना चाहिए अपने विपक्ष के नेताओं का, कि हमें ये नहीं पता, बहानेबाजी नहीं कि जी ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम लुट गए, हमारा बर्बाद हो गए, ये हो गया, धोखाधड़ी कर ली, वोट चुरा लिए, वोटर लिस्ट चुरा ली। इस सब से अब हमें लेना देना कुछ नहीं है। हमें कन्विंस करने की आवश्यकता ही नहीं है देश की जनता को। अब खास तौर पे बहुजन समाज के लोगों को बिल्कुल कन्विंस करने की आवश्यकता नहीं है। इलेक्शन चोरी हो रहे हैं, मताधिकार यानी कि चोरी हो रहा है, नॉट इलेक्शन, मताधिकार की चोरी है ये बुनियादी तौर पे। हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। रोकोगे कैसे, उस पर बताओ। रोकने का भी रास्ता मैंने भी, देखिए मैं जो सड़क पे उतर के आंदोलन हुए, जब से हम लोग उतरे हैं सड़कों पे, हमें भी जनता ने बोला था, मैं भी इस बात को पूरी तरीके से कबूल करता हूँ। कोई हमें भी अपने आप ये विचार नहीं आए थे। हाँ, ये अलग बात है कि हमने रिसर्च करके उसको पुख्ता किया। इस जनता की जो भावना थी ना कि ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए, मैं जिस जगह जाता था, जब वो आपने देखा होगा सबसे पहले हम ही लोग उतरे थे सड़कों पे। उससे पहले सब लोग कर रहे थे ना, बहुत दिन से बहुत कोशिश हो रही थी कोर्ट के अंदर भी, और बड़े ही सभ्रांत तरीके से मैं कहूँगा, हालांकि हमारा तरीका ज़्यादा सभ्रांत है। जब मैं जहाँ जाता हूँ तो और एक एक्स्ट्रा सभ्रांत तरीके से बात करता हूँ, आप सब लोग देखते ही। जो ज़बान जिसकी समझ में आती है उसी से तो बात करेंगे। लेकिन जो दूसरे वाले सभ्रांत तरीके से तो बहुत साल से काम हो रहा था ना। ईवीएम का मुद्दा हर मनुवादी मानसिकता के दिल में फांस और हर अंबेडकरवादी के मन में आशा की किरण जगाई जब हम लोग सड़कों पे उतरे, लाठियां खाई, जेलों में गए। और यही बात है, आप कितना विरोध कर लो, कितनी संगोष्ठियां कर लो, अब उन्हें आपके किसी भी भावना की चिंता नहीं है। ये मुंह दिखाने के लिए सब हो रहा है। जो इतनी मेहनत कर रहे हैं ना ये हमारे दोनों गुजरात से आए हुए महान लोग, ये सब एसआईआर, मैं आपको फिर कह रहा हूं, एसआईआर का कुछ असर नहीं पड़ेगा अगर ईवीएम हटा दो तो। पड़ेगा असर, लेकिन वो इतना नहीं होगा कि आप चुनाव हार सको। कुछ कर लें, ये सिर्फ ईवीएम हटा दो, चुनाव नहीं जीतेंगे। अगली जो सरकार आएगी उसका कान पकड़ के देश की जनता ईमानदारी से जो बाकी कार्य है ना, एसआईआर भी ठीक करा लेगी, ये भेदभाव भी ठीक करा लेगी, ये कम्युनल राजनीति भी ठीक करा लेगी। अब तो जागृति आ रही है ना। लेकिन सबसे पहला काम, सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारी ईवीएम है। महाराष्ट्र के चुनाव ने एक बार फिर साबित कर दिया। मैंने सब बताया था, सब ऑपोजिशन के लीडर्स को मेरी बात हुई थी, सबको मैंने बताया था। यहाँ तो मान्यवर, सभी मान्यवरों को बताया था, यहाँ तो वीवीपैट भी नहीं है और वीवीपैट से कुछ होता नहीं है। लेकिन यहाँ तो वो भी प्रिटेंस नहीं है, मतलब ये तो प्योरली फ्रॉडुलेंट इलेक्शन होगा। नहीं सुनी, अंजाम आपके सामने है। बिहार में 90% सीटें आ रही हैं। बताओ आप, कोई 85% सीटें आ रही हैं। लॉजिक है। पूरी दुनिया में जहां भी 85-80% से ज़्यादा सीटें आती हैं, वो सबसे बड़ा इंडिकेटर माना जाता है कि ये चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं हुए। सबसे बड़ा इंडिकेटर है ये 80% और उसके प्लस सीटें जहां भी आती हैं, तो आ रही हैं। अब सब अपना सर खुजा रहे हैं कि क्यों हो रहा है। सबके लॉजिक फेल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि असली लॉजिक पे कोई जाना नहीं चाहता, क्योंकि रोक रहे हैं सबको ईवीएम। तो मैं अपनी बात एक बार फिर इस अगस्त गैदरिंग के सामने भी मैं ये रखना चाहता हूं कि आप लोग अपनी जितनी भी शक्ति है ये ईवीएम को हटाने के लिए, उस आंदोलन को मजबूत करने के लिए, और आंदोलन सड़कों पे होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अदालतों में हम लोग केस जीत जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, चिंता मत करो आप लोग। लेकिन क्या अदालतों में केस जीतने से कुछ फर्क पड़ेगा? हम केस जीते, वहां कानून चेंज होता है। आपके सामने ही है ना। इन मुश्किल हालात में भी एक अंबेडकरवादी ने ही अदालत तक में, इन्हीं सिस्टम में अदालत में जाके केस जीत के दिखाया ना। अगले दिन, हफ्ते भर, 10 दिन बाद कानून चेंज कर दिया ना। इसीलिए ध्यान में रखें, ये देश के लिए, बाबा साहब के सपनों के लिए जो हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बिना कुर्बानी के, बाबा साहब से बड़ी कुर्बानी नहीं दी हमने भी, किसने भी, हर प्रकार की कुर्बानियां। तो अगर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं तो अपने आप को अंबेडकरवादी कहें, नहीं है तो छदम अंबेडकरवादी जो हैं वो
मनुवादी मानसिकता के लोगों से भी ज़्यादा नुकसानदेह होंगे अम्बेडकरवाद के लिए। मेरा यही कहना है। आप लोगों से आखिरी बार ये गुजारिश कर रहा हूँ, कमर कस के सड़कों पे आने के लिए तैयार हो जाएं। अभी हमारा इलेक्शन फरवरी में ख़त्म हो जाएगा, मार्च से हम लोग पहला और आखिरी काम ईवीएम समाप्त, और उसके बाद ये मताधिकार दोबारा रिस्टोर होने की तरफ पहला कदम होगा ईवीएम समाप्त करके।